हेलो, कैसे आप सभी लोग द पॉलिटिकल मास्टर में आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो में क्लास 9 के एसएसटी सामाजिक विज्ञान का हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 3 नाज़ीवाद और हिटलर के उदय का महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर करने वाले हैं। ये वीडियो पूरी तरीके से दोस्तों न्यू सिलेबस को ध्यान में रखकर बनाई गई है, तो प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। इस वीडियो में हम इस चैप्टर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं, जहाँ से परीक्षा में 100% क्वेश्चन आएगा। सो वीडियो को इसकी बिल्कुल मत करना दोस्तों। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा, और चैनल पर अगर नए हैं और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं इस वीडियो के और इस चैप्टर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। तो सबसे पहले दोस्तों हमें इस चैप्टर की कुछ इम्पोर्टेंट जो नोट्स इफेक्ट को जानना चाहिए। चलिए बात करते हैं। प्रथम विश्व युद्ध में जर्मनी में राजतंत्र का पतन हुआ। जी हाँ, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद 1914 से लेकर 1918 में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर होता है, और 1918 में जो है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर समाप्त हो जाता है। जैसे ही फर्स्ट वर्ल्ड वॉर समाप्त होता है वैसे ही जर्मनी में राजतंत्र का पतन हो जाता है और गणतंत्र या गणराज्य की स्थापना होती है, जिसे वाइमर गणराज्य के नाम से जाना जाता है। तो जर्मनी का जो साम्राज्य है, जो राज्य है, उसे वाइमर गणराज्य के नाम से जाना जाता है, और वाइमर गणराज्य की स्थापना फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद होती है। और जर्मनी के जो संविधान है दोस्तों, उसे भी वाइमर संविधान के नाम से जाना जाता है। वाइमर गणराज्य के शासनकाल में देश में कीमतें आसमान छूने लगी और बेरोजगारी बढ़ गई। सेना में भी असंतोष फैला हुआ था। फलस्वरूप जनता का इससे मोह भंग हो गया और हिटलर के नेतृत्व में नाज़ीवाद का उत्कर्ष होता है। आप सभी को पता है दोस्तों कि जैसे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर समाप्त होता है, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद जो विजित राष्ट्र थे, जो मित्र राष्ट्र थे, उन्होंने जर्मनी पर जो है कह सकते हैं कि एक प्रकार का दोस्तों कर लाद दिया या एक प्रकार से जुर्माना लगा दिया, और जिससे जर्मनी की सारी चीज़ें जो है पहले से ज़्यादा महंगी होने लगी, क्योंकि जर्मनी को अपने उत्पादन से अधिकांश जो फ़ायदा होता था वो मित्र राष्ट्रों को, विजित राष्ट्रों को देना हो रहा था, और इससे लगातार महंगाई बढ़ती गई। सेना के अंदर भी असंतोष होने लगा, और ये वजह बनी हिटलर के उदय की, नाज़ीवाद के उत्कर्ष की। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, हिटलर के उत्कर्ष में उसके जोशीले भाषणों तथा युद्ध संबंधी विचारों ने बहुत अत्यधिक सहायता पहुंचाई, और 30 जनवरी 1933 को वह जर्मनी का चांसलर बना। हिटलर जर्मनी में नाज़ीवाद का प्रवर्तक था, और यह जर्मनी को संसार का सबसे शक्तिशाली देश बनाना चाहता था। नाज़ी पार्टी युद्धों में विश्वास रखती थी। वह हिंसापूर्वक संघर्ष और शक्ति में विश्वास रखती थी, हिटलर की जो पार्टी थी नाज़ीवादी। चलिए, इसके अलावा नाज़ी शासन लड़कों को आक्रामक तथा लड़ाकू सैनिक बनाने तथा लड़कियों को घर गृहस्थी संभालने के योग्य बनाने के पक्ष में था। नाज़ी शासन ने यहूदियों तथा गैर जर्मनियों पर क्रूर एवं अमानवीय अत्याचार किए। उन्हें बड़ी संख्या में मौत के घाट उतार दिया गया और उनके घर बार लूट लिए गए। जैसे आप सभी को पता है, जिस तरह से मित्र राष्ट्रों ने जर्मनी पर आरोप लगाया और उन्हें युद्ध का दोषी बतलाया, और युद्ध हारने के बावजूद भी जर्मनी पर जो है वारसाई संधि के बाद अमानवीय तरीके से बहुत सारी चीज़ें थोप दी गई, लाद दी गई, और इसी चीज़ का बदला हिटलर ले रहा था। दूसरे विश्व युद्ध में जर्मनी बुरी तरह से पराजित होता है। 30 अप्रैल 1945 को जर्मनी नेता हिटलर ने आत्महत्या कर ली। इसके साथ ही जर्मनी में नाज़ीवाद का भी पतन हो जाता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ आपको पता होनी चाहिए दोस्तों। चलिए, अब कुछ इंपॉर्टेंट शब्द हैं जो इस चैप्टर से जो क्वेश्चन जहाँ से बन सकते हैं। तो सबसे पहले नाज़ीवाद अथवा नाज़ीवाद क्या है। तो नाज़ीवाद या नाज़ीवाद की अगर हम बात करें तो ये शब्द हिटलर द्वारा स्थापित दल यानी नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर्स पार्टी के नाम से निकला है। तो यहीं से नाज़ीवाद को उदय माना जाता है। राइक्सटाग जो जर्मन संसद है वो राइक्सटाग कहलाती है। इसके अलावा कंस्ट्रक्शन कैंप, या इसे आप कंस्ट्रक्शन कैंप या यंत्रणा शिविर के रूप में भी कह सकते हैं, ऐसे स्थान जहां बिना किसी कानूनी प्रक्रिया के लोगों को कैद रखा जाता था। और कंस्ट्रक्शन कैंप बिजली की तारों से घिरे रहते थे, जिनमें बिजली का संकट करंट रहता था। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करें दोस्तों, यहाँ पर चीज़ें लगातार बदलती रहती थी। ठीक है, अब बात कर लेते हैं। ठीक है, विशेष अधिकार अधिनियम। तो विशेष अधिकार अधिनियम क्या है, जिसे इनवेलिंग एक्ट भी कहा जाता है। इस अधिनियम द्वारा जर्मनी में 3 मार्च 1933 को हिटलर की तानाशाही स्थापित हुई थी। ठीक है, ब्लांड क्या है, नीली आंखों वाले और सुरहने वाले लोगों को ब्लांड कहा जाता था। वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज अमेरिका स्थित संसार का सबसे बड़ा शेयर बाजार है,
और प्रोपेगेंडा, जनमत को प्रभावित करने के लिए किया जाने वाला विशेष प्रचार या प्रसार प्राय भाषणों, पोस्टरों और प्रदर्शनों आदि के माध्यमों द्वारा किया। जैसे एग्जाम्पल के लिए अगर हम दोस्तों भारत से एग्जाम्पल है तो तमाम जो राजनीतिक पार्टियां होती हैं वो एक प्रोपोगंडा के तहत ही अपना प्रचार और प्रसार करती हैं, जिसके माध्यम से लोग उनसे जुड़ेंगे और उनको वोट देंगे। ठीक इसी प्रकार से प्रोपोगंडा हिटलर ने चलाया था। युगफोक क्या कहा गया? युगफोक का मतलब होता है 14 साल तक की आयु वाले नासी बच्चों का संगठन, इन्हें युगफोक के नाम से जाना जाता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स है जहाँ से डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। चलिए, इसके अलावा गेस्पो, गेस्पो क्या है? तो हिटलर की गुप्त पुलिस व्यवस्था थी दोस्तों, इसे गेस्पो कहा गया। जिप्सी, जिप्सी के नाम से श्रेणीबद्ध किए गए लोगों को अपनी सामुदायिक पहचान थी। मिंटी और रोमा ऐसे ही 2 समुदाय थे। घेटो क्या था? किसी समुदाय को औरों से बिल्कुल अलग करना घेटो कहलाता था। मित्र राष्ट्र की अगर हम बात करें तो दूसरे विश्व युद्ध में मित्र राष्ट्रों का नेतृत्व शुरू में फ्रांस और ब्रिटेन के हाथों में था। 1941 में सोवियत संघ और इसमें शामिल हो गए। उन्होंने धुरी शक्ति यानी जर्मनी, इटली और जापान को मिलकर सामना किया था। नासी क्या है? नासी शब्द जर्मन भाषा के शब्द नासियोडाल के प्रारंभिक अक्षरों को लेकर बनाया गया है। नासियोडाल शब्द हिटलर की पार्टी के नामक पहला शब्द था, इसलिए से पार्टी के सदस्यों को नासी कहा जाता था। यानी हिटलर के जो पार्टी के लोग थे उसे क्या कहा गया? नासी कहा जाता था। तो ये सारी चीज़ आपको पता होनी चाहिए दोस्तों। यहाँ से भी क्वेश्चन 1 नंबर 2 नंबर में पूछा जाता है। चलिए, पर सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगर हम बात करें तो उन कारकों को उल्लेख करो जिनके फलस्वरूप जर्मनी में हिटलर का उत्कर्ष हुआ। तो जर्मनी में हिटलर का उत्कर्ष का क्या कारण रहा? सबसे पहले जर्मनी में राजतंत्र के पतन के बाद अनेक शक्तिशाली राजतंत्र समर्थक लोग थे। इनमें बड़े बड़े उद्योगपति, ठीक है, सैनिक अधिकारी शामिल थे जिन्होंने हिटलर का समर्थन किया। हिटलर ने मेरा संघर्ष नामक की पुस्तक लिखी, जिसमें उसने एक ही महान नेता द्वारा शासन चलाने युगों तो युग राष्ट्रीयता की गुणगान किया। जर्मनी के अनेक लोगों को इसके सिद्धांत प्रेम बहुत महत्वपूर्ण लगने लगे। 1929 ईस्वी में आर्थिक संकट के कारण जर्मनी के लगभग 60 लाख लोग मजदूर बेकार हो गए। हिटलर ने इन सब लोगों को अपने पक्ष में कर लिया और जर्मनी की अन्य पार्टियों में एकता का अभाव था। इस बात से भी हिटलर के उत्कर्ष को बल मिला। तो ये कुछ कारण थे जिसकी वजह से जर्मनी में हिटलर का उदय होता है दोस्तों। यहाँ पर नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं जर्मनी में नासीवाद का उदय किस प्रकार हुआ। तो जर्मनी में नासीवाद का उदय, ये पूरा चीज़ यहाँ पर दोस्तों दी गई, आप यहाँ पर देख सकते हैं। सबसे पहला कारण क्या है? वारसाई की संधि। जी जो वारसाई की संधि थी, यहाँ पर वारसाई लिखना आपको। वारसाई की संधि को पूरा करने के लिए जर्मनी में गंभीर आर्थिक संकट पैदा हो गया था। अतः नासी पार्टी ने जब युद्ध द्वारा लोगों को रोजगार दिलाने का वचन दिया तो लोगों ने तुरंत नासीवाद के सिद्धांत को स्वीकार कर लिया। नासी पार्टी के साथ साथ जर्मनी में कम्युनिस्ट और समाजवादी लोकतंत्र नामक 2 अन्य पार्टियां भी स्थापित हो चुकी थी। ये दोनों पार्टियां आपस में मिलकर भी नासी पार्टी विरोध ना कर सके। जर्मनी का राष्ट्रपति नासी पार्टी उदय से बड़ा प्रभावित था। उसने 1933 ईस्वी में हिटलर को जर्मनी का चांसलर नियुक्त कर दिया। इस प्रकार धीरे धीरे सत्ता हिटलर पर का अधिकार हो जाता है। ये सारी चीज़ें आपको कर लेनी दोस्तों। अगला क्वेश्चन आप देख सकते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नासी के मुख्य उद्देश्यों का वर्णन कीजिए। जो प्रमुख उद्देश्य है इसका वर्णन कीजिए। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट परीक्षा के लिहाज से, तो इसे आपको पूरा कर लेना है। ठीक है, सारे कारण हैं जिसको आपको कर लेना है दोस्तों। ठीक है, अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो PDF आपको मिल जाएगी हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी। और लाइक दोस्तों हम इसको 200 रख रहे हैं, 200 से लाइक आते ही आपको इसकी PDF प्रोवाइड कर दी जाएगी दोस्तों। ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए इस वीडियो ताकि हर बच्चे तक वीडियो पहुंच सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिटलर की विदेशी नीति की मुख्य विशेषताएं। हिटलर की विदेशी नीति की मुख्य विशेषताएं क्या थी? तो यहाँ पर हिटलर की विदेश नीति की जो मुख्य विशेषताएं यहाँ पर आप देख सकते हैं। ठीक है, उसने लीग ऑफ नेशन को 1983 में छोड़ दिया। उसने राइनलैंड पर 1936 में फिर से अधिकार कर लिया। 1938 में उसने एक साम्राज्य एक नेता के नारे की आड़ में ऑस्ट्रिया को जर्मनी मिला लिया। तो ये सारी चीज़ हिटलर की देश नीति मुख्य विशेषताएं हैं, ये चीज़ें आपको कर लेनी है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। न्यूरबर्ग नागरिकता अधिकार क्या था, जिसे सितंबर 1935 के क्या प्रावधान थे? तो ये न्यूरबर्ग नागरिकता अधिकार, इसमें क्या कहता है, जर्मन अथवा उससे संबंधित रक्त वाले मनुष्यों को ही जर्मनी नागरिकता मिलेगी या जर्मन की नागरिकता मिलेगी। जर्मन और उसे जर्मन साम्राज्य का संरक्षण भी मिलेगा। जर्मनों और यहूदियों के मध्य विवाह पर रोक लगा दी गई। यहूदियों और जर्मनों के बीच विवाहोत्तर संबंध रखने वालों को अपराधी कर दिया गया और यहूदियों को राष्ट्र ध्वज फहराने की अनुमति नहीं थी। इस तरह से ये चीज़ आपको कर लेनी है। अगला है, मित्र राष्ट्रों के साथ वारसाई में हुई शांति संधि जर्मनी की जनता के लिए बहुत कठोर तथा अपमानजनक थी। उदाहरण देकर इस पर समझाइए। तो जो वारसा में संधि थी वास्तव में जर्मनी के लिए बहुत अपमानजनक थी। तो इसकी
ठीक है, यहाँ से जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से क्वेश्चन 100% आ सकता है परीक्षा में, तो इसको भी आपको कर लेना दोस्तों। सारी चीज़ यहाँ पर मैंने दे रखी हैं सही तरीके से, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, नाज़ी शासन के अधीन जर्मनी में महाध्वंस या होलोकास्ट से क्या अभिप्राय है। होलोकास्ट वाला क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, या पिछले भी पेपर में आ चुका है, तो इसको आपको जरूर करना है कि होलोकास्ट या महाविध्वंस क्या है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, हिटलर ने साम्यवादियों को चलने के लिए उन्हें किस अग्निकांड का दोषी ठहराया, तो राइस्टॉग अग्निकांड का। तो यहाँ पर एक नंबर के 2 क्वेश्चन है, इसको भी आपको कर लेना दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसको आपको जरूर करना है, इसको छोड़ना बिल्कुल भी नहीं है। इसके अलावा अगर हम कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, जैसे पूछा जाता है जर्मनी की ओर से वारसाई की संधि पर किसने हस्ताक्षर किया, तो जर्मनी की ओर से जो वारसाई की संधि थी उस पर हस्ताक्षर किसने किया था, वो हस्ताक्षर करने वाले नेता हैं फ्रेडरिक। कौन है, जी हाँ, फ्रेडरिक एबर्ट ने वारसाई की संधि पर हस्ताक्षर किया था, ठीक है। इस तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, जर्मनी के रूहर प्रदेश पर किस देश ने अधिकार कर लिया था, तो जर्मनी के रूहर प्रदेश पर फ्रांस ने अधिकार, किसने अधिकार किया था, फ्रांस ने अधिकार कर लिया। रूहर प्रदेश पर, रूर या रूहर क्षेत्र से कहते हैं, इस पर अधिकार किसका था, फ्रांस का था। अगला क्वेश्चन दोस्तों, 9 नवंबर 1918 ईस्वी से पहले जर्मनी का सम्राट कौन था, तो 9 नवंबर 1918 से पहले जर्मनी के जो सम्राट था वो कौन था, वो सम्राट था कैसर विलियम। कौन था दोस्तों, कैसर विलियम जर्मनी का सम्राट था 9 नवंबर 1918 से पहले। नेक्स्ट, प्रथम विश्व युद्ध की क्षतिपूर्ति के रूप में जर्मनी पर कितने डॉलर का हर्जाना डाला गया, तो जर्मनी पर दोस्तों 6 अरब डॉलर का जो है हर्जाना जर्मनी पर डाला गया था प्रथम विश्व युद्ध के बाद। 1929 की आर्थिक महामंदी के समय जर्मनी में बेरोजगारी की संख्या कितनी थी, तो 1929 में आर्थिक महामंदी के समय जर्मनी में 60 लाख जो बेरोजगारों की संख्या जर्मनी में मौजूद थी दोस्तों। इसके अलावा वाइमर संविधान का सबसे त्रुटिपूर्ण अनुच्छेद कौन था, तो वाइमर साम्राज्य का सबसे घटिया अनुच्छेद था 48वां अनुच्छेद। हिटलर ने सबसे पहले सत्ता हथियाने की योजना कब बनाई, तो 1923 में सबसे पहले हिटलर ने सत्ता हथियाने की योजना बनाई थी, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें दोस्तों, तो नास्तिवाद का अभिवादन चिन्ह क्या था, तो नास्तिवाद का जो अभिवादन चिन्ह था वो था स्वास्तिक। क्या था, स्वास्तिक चिन्ह था। स्वास्तिक क्या चिन्ह था, स्वास्तिक चिन्ह था नास्तिवाद का अभिवादन, ठीक है। हिटलर जर्मनी के चांसलर 30 जनवरी 1933 ईस्वी को बनता है। इस तरह से सारे क्वेश्चन दोस्तों आपसे पूछे जा सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जर्मनी के किस नेता को द फ्यूहरर क्या कहा गया है, जर्मनी किस नेता को द फ्यूहरर किसे कहा गया है, तो हिटलर को ही द फ्यूहरर कहा गया है, ठीक है। वाइमर गणराज्य का संबंध जर्मनी से है। इसके अलावा प्रश्न पूछा था कि त्रिपक्षीय समझौता किन देशों के बीच हुआ था, तो जो त्रिपक्षीय समझौता हुआ था वो था जर्मनी, ठीक है, इटली और जापान। जर्मनी, इटली और जापान, ये इनके बीच त्रिपक्षीय समझौता हुआ था, ये ध्रुवीय राष्ट्रों में शामिल थे, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जहाँ से आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। नासीवाद क्या है दोस्तों, तो नासीवाद का मतलब क्या होता है, नासीवाद जो है फासीवाद का ही जर्मन रूप था, और ये सब हिटलर द्वारा 1921 में स्थापित पार्टी नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर्स पार्टी के संक्षिप्त रूप से नाजी से निकला है। जर्मनी में हिटलर द्वारा स्थापित बर्बर तानाशाही के इतिहास को नासीवाद का नाम दिया जाता है, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चन आपसे पेपर में पूछे जा सकते हैं दोस्तों। इस वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। चैनल पर नया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। और इस वीडियो को आज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो दोस्तों इस वीडियो में कम से कम जो 300 लाइक उसको आप पूरा कीजिए। और आप अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं दोस्तों। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।